बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनोमेनिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2024 के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक नज़र इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर उनको बारी बारी हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इन क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक्सप्लेन द ओकन्स लॉ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है जी, एक्सप्लेन द रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। रैंडम वॉक हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तीसरा सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। चौथा सवाल है, व्हाट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्राइटेरिया, ब्रीफली एक्सप्लेन। पांचवा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सप्लाई शॉक्स विद एग्जांपल। छठा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विद एग्जांपल। इन 6 सवालों में हम लोगों ने ये जो ब्रीफली एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विद एग्जांपल, ये हमने पिछले पेपर में यानी 2023 के पेपर में इसको सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही सवाल 5 सवाल सॉल्व करेंगे जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक्सप्लेन द ओकन्स लॉ, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, डिटेल से पहले, कि सादा अल्फाज में ओकन्स लॉ बुनियादी तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में एक रिश्ते को, एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। ओकन ने, ये ओकन इकोनॉमिस्ट था, एक रिलेशनशिप एम्पिरिकल स्टडी की यूएस पे, यानी उसने देखा, उसने डाटा लिया जीडीपी का और अनएम्प्लॉयमेंट का। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट 1% बढ़ती है तो जीडीपी 2 से 3% डाउन जाती है। यानी 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी का लॉस 2 से 3% तक होता है, और 1% अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी 2 से 3% बढ़ जाती है। तो ये एक रिलेशनशिप बेसिकली उसने एम्पिरिकल एक रिलेशनशिप जो है ना वो डिस्कस किया था कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट 1% कम करेंगे तो आपकी जो जीडीपी है वो 2 से 3% के दरमियान 2.5 हो सकती है, 2.25 हो सकती है, 2.25 हो सकती है, वो बढ़ जाएगी। अगर आपकी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो आपको इतना ही परसेंट जीडीपी का लॉस पॉसिबल हो सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का एक नेगेटिव रिलेशनशिप, ये ओकन्स लॉ जो है ना वो हमें बताता है कि अगर आप बढ़ाएंगे इसको, अपने अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ेगी तो जीडीपी लॉस होगी 2 से 3%, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो जीडीपी, यानी अगर आप जीडीपी को 5% तक बढ़ाना चाहते हो तो आपको 2% अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी, फिर आपकी जीडीपी 5% बढ़ेगी। तो ये बेसिकली पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी है इसके लिए कि अगर आप जीडीपी को जितना आप बढ़ाना चाहते हो उस लिहाज से आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना शुरू करें। तो चलिए, ये तो था बेसिक आइडिया। तो आगे हम इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। प्रपोज बाय इकोनॉमिस्ट आर्थर ओकन इन 1960, ये 1960 में आर्थर ओकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था। डिस्क्राइब अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप को ये जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है कि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स बाय 1% जीडीपी, जब 1% अनएम्प्लॉयमेंट 1% कम होता है, गिरता है, जीडीपी राइजेस रफली 2 to 3%, यानी जीडीपी में 2 से 3% का इजाफा होता है जब भी अनएम्प्लॉयमेंट आपका 1% कम होगी।
इट इज एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप था, थ्योरेटिकल नहीं था। यानी इसकी कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी बेस नहीं है। वैसे तो पता है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो सारी बात है उससे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेट बढ़ेगा तो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप था। एम्पिरिकल रिलेशनशिप मतलब डाटा लिया जीडीपी का और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो रिग्रेशन लगाई, रिग्रेशन लगाने से एक रिलेशनशिप उसमें आ गया। तो ये एम्पिरिकल था, डाटा एनालिसिस से ये एक ताल्लुक जो है वो सामने आ गया। Key features of Hawkins law: it is an inverse relationship between GDP and unemployment based on empirical observation from US economy. Includes two forms, GDP variance and difference variance, or used to estimate potential output and output gap. तो ये potential output and output gap को estimate करने के लिए आता है कि potential output कितनी थी और अब आउटपुट का गैप कितना ही। नहीं, आपकी पोटेंशियल जो मैक्सिमम आउटपुट है वो $100 की है, लेकिन अगर आपकी जीडीपी $80 है, इसका मतलब कि $20 का जो है ना वो जीडीपी का गैप है। ये पोटेंशियल आउटपुट में और एक्चुअल आउटपुट में जो गैप है इसको भी मेजर करती है। इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स: हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स असेस द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट यानी 1% जीडीपी, 1% अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो आपको जीडीपी का कितना लॉस होगा। कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है वो कि अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी जीडीपी कम होगी और वो कितनी होगी। गाइड्स डिसीजन ऑन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज यूज्ड टू फोरकास्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यानी आप ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपका जीडीपी कितना बढ़ेगा, या आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो जीडीपी कितना कम हो सकता है। Provides a benchmark for evaluating economic efficiency. इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, उसकी काम करने की सलाहियत को, इकोनॉमी की जो सलाहियत है काम करने की, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसके बारे में एक बेंचमार्क ये प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन: गवर्नमेंट कैन टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट टू इन्फ्लुएंस जीडीपी। यानी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का एक टारगेट सेट कर सकती है कि हमने 4% रखनी है, 5% रखनी है, 3% रखनी है, ताकि जीडीपी को इन्फ्लुएंस करे। यानी अगर गवर्नमेंट अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहती है तो अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम करेगी ताकि जीडीपी इंक्रीज हो सके। हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द आउटपुट लॉस फ्रॉम रिसेशन। मदद कर सकता है, जब रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उससे पता चल सकता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कितने % बढ़ेगी तो उससे जीडीपी का कितना लॉस होगा। यानी रिसेशन जब आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो 1% अनएम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट अंदाजा लगा सकती है, एस्टिमेट कर सकती है कि कितने % हमारा जीडीपी का लॉस हुआ इस रिसेशन से, और ताकि उस लॉस को रिकवर किया जा सके। सपोर्ट्स द केस फॉर स्टिमुलस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। और इकोनॉमिक डाउनटर्न में वो देख सकते हैं कि हम इस डाउनटर्न को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव करके जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वाइडली यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट। सेंट्रल बैंक और इकोनॉमिक एनालिस्ट जो है ना वो इसको वाइडली यूज करते हैं। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस: नॉट अ फिक्स्ड रूल, कोएफिशिएंट वेरी ओवर टाइम एंड कंट्रीज। इसका जो 2 से 3% हमने बात की है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतना ही फर्क पड़ेगा। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसका कोएफिशिएंट 2.5 से 3 भी जा सकता है, 3.5 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और टाइम टू टाइम। बाद का टाइम ऐसा होता है कि आपके पास आइडल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से आपकी जीडीपी ज्यादा बढ़ जाती है, और बाद का आइडल रिसोर्सेज कम होते हैं और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो ना वो कम होने से आपकी जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि वाकई इतना ही होगा, ये एक एस्टिमेशन है बुनियादी तौर पर, तो इसमें वेरिएशन जो ना वो पॉसिबल है। डज नॉट एक्सप्लेन काजुअलिटी बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। ये काजुअलिटी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से या जीडीपी जो ना वो कम होगी, या हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से जीडीपी बढ़ेगी। ये इसकी काजुअलिटी नहीं है, बस एक इसका रिलेशनशिप है बेसिकली। affected by labor market rigidities and productivity changes। लेबर मार्केट रिजिडिटीज यानी लेबर मार्केट में बहुत सी रिजिडिटीज, रुकावटें होती हैं, जस्ट लाइक ट्रेड यूनियंस हैं, मिनिमम वेज रूल्स हैं,
इस तरीके की रिजिडिटीज होती हैं जो लेबर लॉज है बहुत से जो लेबर मार्केट को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने देते, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दीज आर द लेबर मार्केट रिजिडिटी। इसी के से प्रोडक्टिविटी भी है कि बाद का अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होती है तो ऐसी लेबर जो ना वो मार्केट में आ जाती है, ऐसी लेबर मार्केट में एंटर होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी अनस्किल्ड लेबर आ जाती है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। तो फिर इससे भी आपकी उसको जो हमने रेशो या प्रोपोर्शन का है, जो हमने परसेंटेज प्रपोज की है, वो मुमकिन नहीं होती है, इससे इफेक्ट हो सकती है। बेस्ट यूज विद अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर, दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ इसको यूज करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। कंक्लूजन, Ocken's law is a key empirical relationship in macroeconomics, links employment and output growth। ये employment को और output growth को लिंक करता है, एक दूसरे के साथ एक रिश्ता इनका बताता है। यूजफुल है फॉर पॉलिसी एनालिसिस, though not universally consistent। ये पॉलिसी एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है, अगरचे ये यूनिवर्सली कंसिस्टेंट नहीं होता है। मैंने जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह इसका सेम रिजल्ट हो, वो मुख्तलिफ रिजल्ट आ सकते हैं इसके। ये वेरी करता है टाइम टू टाइम और कंट्री टू कंट्री। रिमेन एज एसेंशियल टूल इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, लेकिन इसके बावजूद ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के लिए एक एसेंशियल टूल है। ये एक सारी बात है कि नेशन जो आया है, ये अमेरिका में तो आया है, अब पाकिस्तान पे अगर कोई बंदा इसको स्टडी करेगा तो हो सकता है इसका भी कोई रिजल्ट आ जाए। ओकन्स लॉ की जो इक्वेशन है वो ये बनती है, y माइनस वाई एन इज इक्वल माइनस बीटा इंटू यू माइनस यू एन। अब ये आपका आउटपुट गैप है, ये नेचुरल आउटपुट है, तो हम क्या कहते हैं, ये नेचुरल आउटपुट है। और ये आपकी एक्चुअल आउटपुट है। ये इसकी इक्वेशन है रैंडम वॉक मॉडल। तो जैसे जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपकी ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये भी कम होती जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप, ये इसका कोफिशिएंट है बीटा। तो बीटा की वैल्यू ओकन्स लॉ के मुताबिक 2 से 3% के दरमियान रहती है। ये हो सकता है 2.1 हो, 2.2 हो, 2.5 हो जाए, 2.7 हो जाए, 2.9 हो जाए, 3% तक इनका। लेकिन ये पेट रूल नहीं है, मैंने जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ये एग्जैक्ट रूल नहीं है कि इतना ही होगा। ये ये जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो बहरहाल इसका एक जो इक्वेशन है वो मैंने आपको बता दी कि y माइनस वाई एन इज इक्वल एन फॉर नेचुरल माइनस बीटा इंटू यू माइनस यू एन नेचुरल आउटपुट। तो ये है ओकन्स लॉ की इक्वेशन। तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन रैंडम वॉक मॉडल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रैंडम वॉक मॉडल ऑफ कंजम्पशन। रैंडम वॉक मॉडल बुनियादी तौर पर फ्रीडमैन के परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की एक एक्सटेंशन है, उसी पे ये बेस करता है। और ये बेसिकली बताता है कि जो कंजम्पशन है ये प्रिडिक्टेबल चेंजेस से इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको पता है कि आपकी इनकम बढ़ने लगी है तो आप अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं करते, उसी कंजम्पशन पैटर्न के साथ चलते रहते। और अगर आपको पता चलता है कि आपकी परमानेंट इनकम चेंज होगी तो ही आप जो है ना वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करेंगे। परमानेंट इनकम कम हो जाए या परमानेंट इनकम बढ़ जाए तो आप अपना कंजम्पशन पैटर्न बदल लेते हैं या बढ़ा लेते हैं या कम करते हैं। कंजम्पशन तब चेंज होती है जब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, यानी पता नहीं होता है कौन सी चेंज आ जाएगी, ऐसी सूरत में ही कंजम्पशन जो ना वो चेंज हो सकती है। इसलिए इसको रैंडम वॉक कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि जो फ्यूचर का कंजम्पशन है वो आपके आज के कंजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है कि आप आज क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो डिपेंड करे, उस पर डिपेंड करते हैं आपका फ्यूचर का कंजम्पशन। अगर आप आज अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं तो कल को भी आप अच्छा कंज्यूम करेंगे। लेकिन इसमें एक और एरर टर्म आ जाती है, एक और अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आ जाती हैं वो आपके फ्यूचर कंजम्पशन को क्या करेंगे, वो आपको हिट करेंगे। और दूसरा आप ये देखेंगे कि अगर मैं आज सेव करता हूं तो कल मुझे इसका कितना बेनिफिट होगा और मैं उसके लिहाज से कितना कंज्यूम कर सकूंगा। तो ये है बेसिकली रैंडम वॉक मॉडल का थीसिसियम फार्मूला। It is developed by Robert Hall in 1978 based on Friedman's permanent income hypothesis। फ्रीडमैन के permanent income hypothesis पे डिपेंड करता है। It suggests consumption follows the random walk, only changes with unexpected news। यानी ये कहता है कि कंजम्पशन रैंडम वॉक फॉलो करता है तब जब ये चेंजेस आएंगी अनएक्सपेक्टेड न्यूज के थ्रू। यानी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएंगे, एकदम टैक्स बढ़ गया, कम हो गया, तो इससे आप जो ना वो अपने जो कंजम्पशन पैटर्न को वो चेंज करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म CT+1। T+1 का मतलब है फ्यूचर कंजम्पशन, T प्रेजेंट टाइम +1 फ्यूचर टाइम, नेक्स्ट पीरियड का टाइम, और CT प्रेजेंट कंजम्पशन प्लस एप्सिलॉन T+1, ये है एरर टर्म, इसका फ्यूचर की एरर टर्म। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि प्रेजेंट कंजम्पशन जो है वो आपका डिटरमिनेंट होगी फ्यूचर की कंजम्पशन की, कि आपका फ्यूचर में कितना आप कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन स्मूथिंग ओवर टाइम, इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर ये चाहता है कि उसकी कंजम्पशन स्मूथ रहे, वो एक मखसूस पैटर्न से मुसलसल कंज्यूम करता रहे चीजों को, उसमें अपने पैटर्न से ना हटे। दूसरा है फॉरवर्ड लुकिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन लाइफ टाइम इनकम एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर का बिहेवियर फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी वो ये देख रहा होता है कि मैंने फ्यूचर में कैसे कंज्यूम करना है, अपना कंजम्पशन का पैटर्न क्या रखना है, और इसके लिए वो अपनी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशंस को बेस बनाता है। वो आप अंदाजा लगाता है कि मेरी परमानेंट इनकम कितनी रहेगी, मुस्तकिल आमदनी मेरी कम से कम कितनी रहेगी, ताकि उस लिहाज से अपना कंजम्पशन का पैटर्न वो सेट कर सके। तो फॉरवर्ड लुकिंग बिहेवियर है, यानी कि वो फ्यूचर पे बिलीव करता है और फ्यूचर की प्लानिंग जो ना वो करके रखता है। ये नहीं कहता कि आज का आज देख ले, कल की कल देखी जाएगी, ऐसा उसका बिहेवियर नहीं होता। वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, और फ्यूचर की प्लानिंग वो तभी कर सकेगा जब उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस का पता है, जब उसको अपनी परमानेंट इनकम का पता है। तो परमानेंट इनकम का पता होते ही वो फ्यूचर बिहेवियर को या फॉरवर्ड लुकिंग बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, और लाइफ टाइम इनकम एक्सपेक्टेशंस की बेस पे उसको अंदाजा होता है कि उसकी आने वाली सालों में इनकम कितनी रहेगी, कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। चेंजेस इन कंजम्पशन आर अनप्रेडिक्टेबल। कहता है कंजम्पशन की जो चेंजेस आती है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कंज्यूमर ऑप्टिमाइज इंटरटेम्पोरल। इंटरटेम्पोरल मतलब, इंटरटेम्पोरल का मतलब है कि दो टाइम में कंज्यूम करना, प्रेजेंट टाइम में कंज्यूम करना और फ्यूचर टाइम में कंज्यूम करने का नाम होता है इंटरटेम्पोरल। तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर दोनों को मैक्सिमाइज करता है, यानी वो आज की कंजम्पशन भी मैक्सिमम रखना चाहता है और फ्यूचर टाइम की कंजम्पशन भी मैक्सिमम रखना चाहता है। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा तभी होगा जब वो अपनी परमानेंट इनकम को देखते हुए आज कुछ सेव करता है, ताकि वो कल को जो है ना वो कंज्यूम कर सके, ताकि कल को जब महंगाई के साथ साथ आपकी इनकम में जो डिस्काउंट आएगा, इन्फ्लेशन से डिस्काउंटेड होगी इनकम, तो आप उसकी इतनी सेविंग हो कि वो कल को आपकी जो कंजम्पशन है वो ऑप्टिमाइज कर सके, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर ऑप्टिमाइज इंटरटेम्पोरल, कि आज की कंजम्पशन और कल की कंजम्पशन। यानी हर बंदा ये देखता है ना कि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं, मैं अगर वो सारे आज ही खर्च कर लेगा तो नेक्स्ट जो उसकी फेज आ रहा लाइफ का आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, तो उसमें जब वो रिटायर होगा तो कैसे कंज्यूम करेगा। तो इतनी सेविंग रखता है ताकि कल को जब रिटायरमेंट के बाद उसके पास इतने पैसे हों कि उसको प्रॉपर स्मूथ कंज्यूमिंग जो ना वो कर सके। बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस है कि हर कंज्यूमर एक रैशनल एक्सपेक्टेशन रखता है, उसकी तवक्कुआत होती हैं, मंतकी तवक्कुआत होती हैं, जो वो अपनी इनकम के बारे में, अपनी सेविंग के बारे में और अपनी कंजम्पशन के बारे में वो बेस करता है। चैलेंजेस ट्रेडिशनल केंद्रीय मॉडल, इसने ट्रेडिशनल केंद्रीय मॉडल को चैलेंज किया।
हेल्प्स इवेल्युएट पॉलिसी इफेक्टिवनेस, इसकी इंप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस इसकी जो है रैंडम वॉक की कि केंद्रीय रिलेटेशन मॉडल क्या था कि इनकम कंजम्पशन डिपेंड ऑन करंट इनकम, तो क्या था करंट इनकम बनी ये करंट कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर कंजम्पशन। यूजफुल फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग एंड फोरकास्टिंग, तो ये रैंडम वॉक मॉडल ये छोटा सा ही मॉडल था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। आगे है जी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ये बेसिकली क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर का। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, जारी बात है, तो आपने उसमें कुछ अखराजात करने हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करने हैं और उससे आपको कुछ फायदे मिले। तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लेना है, उसका फैसला कैसे करना है कि एक दुकान डालनी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, एक डैम बनाना है, एक पावर हाउसेस बनाना है, एक पुल बनाना है, एक सड़क बनानी है, एक मोटरवे बनानी है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट। तो देखना ये होता है कि इस मोटरवे के बनाने से, इस सड़क के बनाने से, इस मेट्रो बस के बनाने से, इस पावर हाउस के बनाने से, इस डैम के बनाने से, इस फैक्ट्री के बनाने से, इस दुकान को बनाने से हमारा कितना खर्चा आएगा और हमें इससे कितना फायदा मिलेगा। दो चीजें देखनी है, कॉस्ट देखनी है और उसका फायदा देखना, कॉस्ट और बेनिफिट देखनी है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालते हैं, फिर देखते हैं कि कॉस्ट ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा। ये बेसिकली सीधा सीधा असूल है कि हमने क्या देखना है कि हम जो खर्चा कर रहे हैं, जो कॉस्ट हमारी आ रही है, जो पैसा हम लगा रहे हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 1 अरब 50 अरब रुपया लगा रहे हैं, इससे हमें पैसे कितनी से रिटर्न कितना आएगा, कितने सालों तक आएगा। तो उसके लिहाज से हमने फिर ये डिसीजन लेना होता है कि यहाँ मोटरवे बनेगी या नहीं बनेगी, यहाँ पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, पुल की जरूरत है कि नहीं है, सड़क सिंगल चाहिए डबल चाहिए, यहाँ पे स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसकी कॉस्ट और बेनिफिट की रेशो को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इससे हमें फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, उसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमें ये जो प्रोजेक्ट है वो ये वायबल है नहीं है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हम इसकी डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि इस पे हमने फैसला करना होता है कि इसको काम को करे या ना करे। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, इसकी डेफिनेशन है, कहते हैं द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज अ डिसीजन मेकिंग टूल यूज्ड टू कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट और डिसीजन। ये किसी कॉस्ट की, प्रोजेक्ट की, इन्वेस्टमेंट या डिसीजन की कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को देख के डिसीजन लेने का नाम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है। अब कॉस्ट और बेनिफिट दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल कॉस्ट और टेंजिबल बेनिफिट्स, एक होता है इनटेंजिबल कॉस्ट और इनटेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये बेनिफिट को याद रखिए। टेंजिबल कॉस्ट या बेनिफिट वो कॉस्ट, पहले हम कॉस्ट की बात कर ले। टेंजिबल कॉस्ट वो होती है कॉस्ट जिसको हम पैसे से माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं पैसों से। मिसाल के तौर पर आप एक ब्रिज या सड़क बनाते हैं, आप कहते हैं जनाब यहाँ पे डबल सड़क बनी, तो जारी बात है जब डबल सड़क बनेगी तो इस पे आपका अखराजात आने, यानी आपकी लेबर लगेगी। तो कितने की लेबर लगेगी यहाँ पे जनाबे अली आपका बजरी लगेगी, तो कितने की बजरी लगेगी, सीमेंट लगेगा तो कितना का सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा कितने का सरिया लगेगा। तो ये कॉस्ट है। फिर उसके बाद आपने वहां पे जमीन एक्वायर करनी है, जारी बात है सड़क को जब डबल करना है तो आसपास की दुकानें, मकान, रहायशें जो है वो इसके अंदर आएंगे, तो आपने वो खरीदनी है। तो जब आप वो खरीदेंगे तो उसके भी पैसे लगेंगे, तो ये वाले पैसे जो है ना वो आपके आ जाएंगे आपके पास। तो इसकी ये फिर उसके बाद यहाँ पे कितने लोग रोजाना ट्रेवल करेंगे, जब जितने लोग ज्यादा रोजाना ट्रेवल करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कितनी चलेगी, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो पहले हम देखेंगे कॉस्ट कितनी है। तो टेंजिबल कॉस्ट में हर वो खर्चा जो आपकी बुक कीपिंग में आता है, अकाउंट्स में लिखा जाता है कि इस पे ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, इसको हम कहते हैं ये टेंजिबल कॉस्ट है। इसी के साथ टेंजिबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हैं जो लिखे जा सकते हैं, जो मेजर किए जा सकते हैं। जैसे आप ये फैसला कर सकते हैं कि अभी जब अगर हम यहाँ पे सड़क बना लेंगे तो हमारे टैक्स के जो रेवेन्यूज है वो 10 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग ज्यादा हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानें ज्यादा खुल जाएंगी, यहाँ पे ट्रैफिक, जैसे वहां पे आप टूल प्लाजा बना देते हैं तो टूल प्लाजा से आपको सारी बात है पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो वो टेंजिबल बेनिफिट है कि आपको एग्जैक्ट बेनिफिट पैसों की शक्ल में कितना होगा।
या दूसरी शक्ल में कि आपने एक फैक्ट्री बनाई है, तो फैक्ट्री बनाने की आपकी एक टेंजिबल कॉस्ट है कि आपने ईंटें, सरिया, सीमेंट, मशीनरी, लेबर ये सारी खरीदनी है, तो ये कॉस्ट है। अब उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये आपकी टेंजिबल बेनिफिट्स हैं। उससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये आपका टेंजिबल बेनिफिट है। तो टेंजिबल बेनिफिट या टेंजिबल कॉस्ट ऐसे कॉस्ट या बेनिफिट को कहते हैं जिसको आप रुपए में, मनी में, जर में मैयर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि ये कितने हैं। तो इसको हम टेंजिबल कॉस्ट या टेंजिबल बेनिफिट कहते हैं। टेंजिबल वर्सेस नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? टेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देयर आर मेजरेबल इन मनी टर्म्स एंड इजी टू क्वांटिफाई। इनको क्वांटिफाई करना, गिनना, मापना ये बड़ा आसान होता है। इसको टेंजिबल कॉस्ट कहते हैं। टेंजिबल कॉस्ट एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, सामान की और मटेरियल की जो कीमत होती है। सैलरीज एंड वेजेस, मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इसकी मेंटेनेंस करना और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फीस, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक फीस फैक्ट्री की सूरत में, कारखाने की सूरत में कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फीस कितनी है, कितने पैसे लगेंगे आपको लाने ले जाने पे चीजों को। टेंजिबल बेनिफिट एग्जांपल, अब ये टेंजिबल कॉस्ट या टेंजिबल बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका कितना इंक्रीज होगा, जैसे मैंने सड़क पे, मोटरवे पे बनाया बताया कि कितना पैसा आपका, कितना टोल प्लाजा आपको जनरेट होगा, कितने लोग इस सड़क से सफर करेंगे, तो ये टेंजिबल बेनिफिट है। आपका रेवेन्यू बढ़ गया, या आपने नई मशीनरी खरीदी है कारखाने में, ये फैक्ट्री में नई आपने मशीन लगाई है, तो उसका टेंजिबल कॉस्ट है उसके पैसे। लेकिन उस मशीनरी से आपको फायदा कितना हुआ, आपकी सेल कितनी बढ़ी, आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, आपका टेंजिबल बेनिफिट है। कॉस्ट सेविंग, आपकी कॉस्ट कम कितनी हुई, यानी एक मशीन थी वो पहले 1000 पीसेस निकालती थी, अब वो 1,00,000 पीसेस निकालती है नई मशीन। तो आपकी सारी बात है, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। तो कॉस्ट कितनी आपकी कम हो गई चीजों की। हायर प्रोडक्शन आउटपुट, आपकी प्रोडक्शन आउटपुट कितनी बढ़ गई, ये टेंजिबल बेनिफिट है कि पहले 1000 पीस निकलता था, अब नई मशीन आ गई है, वो ऑटोमेटिक है और उसपे एक बंदा भी आपको नहीं चाहिए, और पीसेस भी वो ज्यादा निकाल रही है और एक्यूरेसी से निकाल रही है, अच्छे पीसेस निकाल रही है। तो ऐसी चीज को हायर प्रोडक्शन आउटपुट से मौसूम किया जाता है। रिड्यूस लेबर कॉस्ट ड्यू टू ऑटोमेशन, लेबर कॉस्ट जैसे मैंने बताया कि पहले एक मशीन के साथ 2 बंदे लगे हुए थे, अब ऑटोमेटिक आ गए, बस आपने स्विच दबाना है, स्विच दबाने के बाद वो मशीन ऑटोमेटिक चलती रहेगी, तो आपकी लेबर बढ़ जाएगी। वही पैसे जो आपने लेबर को दे दिए वो आपने मशीन को दे दिए, और इस तरीके से आपकी जो लेबर कॉस्ट है ऑटोमेशन की वजह से वो बढ़ गई। तो ये टेंजिबल बेनिफिट्स है। अब इनटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट, ऐसे कॉस्ट बेनिफिट जो मनी में, जर में मैयर नहीं किए जा सकते। कॉस्ट भी और बेनिफिट भी। कॉस्ट में क्या है, जैसे पोल्यूशन बढ़ सकती है आपकी, वाटर जो रिसोर्सेज है वो पोल्यूट हो सकते हैं आपके, तो स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है आपकी। तो ऐसी शक्लें जो हम मैयर नहीं कर सकते मनी में, जर में, वैल्यू में, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बस उसकी क्वालिटी पे देख सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं ये दीज आर इनटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। There are no directly measurable in monetary terms, but still important. Intangible costs like employee stress or dissatisfaction, environmental pollution, negative public image, image में public में negative image आपका चला जाए, risk of data breaches, data खत्म होने के, data breaches के risk बढ़ जाए, और intangible benefits, improved employment morale, employment का morale, employee का morale बढ़े, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को ज्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप दुकान से जा लेते हैं, तो वो उसका टेंजिबल बेनिफिट तो ये हो गया, आपकी सेल बढ़ गई। लेकिन एक इनटेंजिबल ये है कि कस्टमर को आके जरा अच्छा मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, वो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। इनहेंस ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ जाती है। इनोवेशन एंड लर्निंग, तो ये सारे थे इनटेंजिबल। तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हुए क्या करते हैं, इन दोनों के जो रेशियो है, कॉस्ट कितनी उसकी क्वांटिफाई कर लेते हैं, जो टेंजिबल कॉस्ट बेसिकली, और टेंजिबल बेनिफिट्स को क्वांटिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना फायदा है कितना लॉस है, फिर उनकी रेशियो निकालते हैं। अगर उनकी रेशियो बेनिफिट और कॉस्ट की रेशियो होती है, अगर रेशियो 1 से ज्यादा हो, इसका मतलब कि बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर उसकी रेशियो 1 के इक्वल हो, तो जितना कॉस्ट है जितनी बेनिफिट है उतना ही, जितना कॉस्ट उतनी बेनिफिट, उतना ही बेनिफिट है, तो फिर इसमें इंडिफरेंस रह जाते हैं कि करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना भी करे, यानी ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। और
इफ CBR यानी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, बेनिफिट एक्सीड्स कॉस्ट, प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल, प्रोजेक्ट करेंगे। इफ CBR इज लेस देन 1, कॉस्ट एक्सीड बेनिफिट, कॉस्ट अब बढ़ गई, बेनिफिट कम हो गया, प्रोजेक्ट इज नॉट एडवाइजेबल। और इफ CBR इज इक्वल 1, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आप इंडिफरेंट रह लेंगे, दिल किया तो कर लिया, करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, आपको इसमें ना कोई फायदा है ना कोई इसमें नुकसान है। अब है जी सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक क्या होता है? सप्लाई शॉक बेसिकली ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिससे आपकी सप्लाई यकदम या बढ़ जाए या कम हो जाए, इसको हम सप्लाई शॉक का नाम देते हैं। सप्लाई यकदम बढ़ जाए या यकदम कम हो जाए, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? ये सप्लाई शॉक्स है। जैसे कोविड आ गया था, कोविड में सप्लाई शॉक क्या है कि यकदम आपकी जो सप्लाई है वो कम हो गई, सारी बात फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, तो सप्लाई शॉक आ गया। इसी के से प्राइस कोई हड़ताल हो जाए, फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए, फसल तबाह हो जाए, तो सप्लाई शॉक है। इसी के से कोई नई रिसोर्सेज आ जाए, तेल निकल आए, गैस के रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो सप्लाई शॉक है कि वो बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है पहले से। तो ऐसे इवेंट से जिससे आपकी सप्लाई जो ना वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए या अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाए, ऐसे इवेंट्स को नाम हम देते हैं सप्लाई शॉक्स का। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो a supply shock is a sudden and unexpected event that changes the supply of a product or commodity, leading to a sudden change in its price। अचानक सप्लाई में जो तब्दीली आ जाए उससे उसकी कीमत चेंज हो जाए तो उसको हम सप्लाई शॉक कहते हैं। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, यानी सप्लाई एकदम कम भी हो सकती है, सप्लाई एकदम ज्यादा भी हो सकती है। तो पॉजिटिव इंक्रीज सप्लाई और नेगेटिव डिक्रीज सप्लाई। सप्लाई शॉक्स कैन अफेक्ट एन एंटायर इकोनॉमी और स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ये पूरी इकोनॉमी को भी हिट कर सकती है और पूरी किसी एक इंडस्ट्री को भी हिट कर सकती है। नेगेटिव सप्लाई शॉक्स, इसकी एग्जांपल्स देखें। दैट दिस हैपन व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स सडनली फॉल, causing prices to rise and output to drop। सप्लाई एकदम गिर गई किसी चीज की तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और उसकी आउटपुट जो ना एकदम ही कम हो जाती है, इसको हम नेगेटिव सप्लाई शॉक कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। ऑयल प्राइस क्राइसिस 1973, 1973 में जब अरब इसराइल वार के बाद सऊदी अरब ने और ओपेक ने ये डिसाइड किया था कि वो ऑयल की सप्लाई को कम कर देंगे, तो इससे क्या हुआ कि एक सप्लाई शॉक जनरेट हो गया, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें एकदम बढ़ना शुरू हो गई, 4 गुना बढ़ गई, यानी ₹1 से वो $1 से $4 तक वो एकदम बढ़ गई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन की कास्ट एकदम बढ़ गई और उसकी प्रोडक्शन की भी कास्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन की भी कास्ट बढ़ गई, जिसका रिजल्ट ये आया कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ गई, इन्फ्लेशन भी आ गया और रिसेशन भी आ गया। तो OPEC countries reduced oil supply, global oil prices quadrupled, 4 गुना हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट रोज, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इन मेनी कंट्री। कोविड-19 पैंडेमिक, ये रिसेंटली कोविड-19 जो मैंने अभी एग्जांपल भी दी कि लॉकडाउन आ गए, लॉकडाउन ने डिसरप्ट किया फैक्ट्रीज को और ग्लोबल सप्लाई चेन को, फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो जो समुद्री जहाज जाना बंद हो गए, इसी तरह से हवाई जहाज बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, तो सारी चीजें जो ना वो एकदम क्लोज हो गई। उससे क्या हुआ, एक मेल्ट डाउन आया, एक सप्लाई शॉक आ गया, शॉर्टेज ऑफ शिप, chips, electronics and medical supplies, prices rose and production slowed। रशिया यूक्रेन वार 2022, यूक्रेन रशिया आर मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट एंड गैस, ये दोनों व्हीट और गैस के मेजर, तो वार ने इनको फिर डिसरप्ट किया, जिससे गैस की कीमतें भी बढ़ी और व्हीट की कीमतें भी बढ़ गई, फूड और एनर्जी की दोनों की कीमतें जो ना वो वर्ल्ड वाइड बढ़ गई, रशिया यूक्रेन। तो ये भी एक सप्लाई शॉक था जिससे प्राइसेस बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। Positive supply shocks, this happened when supply increases suddenly, leading to lower price and potentially more output। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे आईफोन है, इंटरनेट है। अब देखें कभी इंटरनेट बहुत महंगा था, तो जैसे जैसे इनोवेशन आती गई, डेवलपमेंट आती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई,
तो इंटरनेट ये सस्ता होता गया, आईफोन सस्ते होते गए, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, अब किसी के पास बटनों वाला फोन नहीं रहता, स्मार्टफोन हर एक के पास, लैपटॉप सस्ते होते गए, ये सप्लाई शॉर्ट तक इंक्रीज होती गई इससे। फिर इस तरीके से एआई मैन्युफैक्चरिंग आ गई, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीनरी और ऑटोमेशन लाइक एआई इन मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मोर गुड्स एट लोअर कॉस्ट। डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑयल फील्ड, नई ऑयल फील्ड्स का डिस्कवर होना, नए गैस फील्ड का डिस्कवर होना, इस तरीके से नए रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का डिस्कवर हो रहा है। जैसे अभी आ जाए सोलर पे आ जाए हम लोग, कि पहले ऑयल से होती थी, अब सोलर से तो लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगवाना शुरू कर दिया, तो ग्रीन एनर्जी है ये। तो इससे क्या है कि आपकी बिजली की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है, तो अगर आप सोलर को लगवा लेंगे तो। If a country finds a large oil reserve and starts producing more, global oil supply increases, oil prices will can drop. तो ये एग्जांपल है, सप्लाई आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो ये था जी आज का पेपर 2024 के शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर। अगली दफा अगले लेक्चर में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।